प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों इस 70 ऑब्जेक्टिव से बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो सभी बच्चे आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नियमित बहुफलक आकृति वाला ठोस पदार्थ कहलाता है। बच्चों अब आपको बताना है नियमित बहुफलक आकृति वाला ठोस पदार्थ क्या कहलाता है। तो सबको पता होना चाहिए बच्चों, जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। जैसे हुआ हीरा, ग्रेफाइट, ये सब क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल होता है। इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। आंसर लगाने से ये सारा प्रश्न क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अब बच्चा पार्टी अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि एमरफॉस सॉलिड पूछा गया है। चीनी हुआ, लवण हुआ, ग्रेफाइट, ये तो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और उच्च अनुभार वाले बहुलक क्या है बच्चों, ये अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। इसलिए 2 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसे प्लास्टिक कहते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, आपके सामने है। बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा। इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो। बच्चों इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं। एक हमारा सिंपल सेल होता है, दूसरा बॉडी सेंटर्ड सेल होता है, तीसरा फेस सेंटर्ड सेल हुआ। कितना हुआ, 3 प्रकार के। बच्चा पार्टी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लगाते चलो, सारे प्रश्नों को याद करते चलो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। देखिए चौथा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, आपके सामने है। बता दो फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। जल्दी से लगा दो बच्चा पार्टी, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों हमने क्या बताया था, अगर बीसीसी में परमाणुओं की संख्या पूछे तो 2 होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है। अगर एफसीसी में परमाणुओं की संख्या पूछे तो 4 होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। तो बच्चा पार्टी देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणुओं की संख्या 4, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे फलक केंद्रित है। बच्चों याद रखोगे ना। चलो पांचवा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। पांचवा नंबर सवाल है बच्चों आपके सामने, फटाफट से लगाते चलो आंसर को। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करा जा रहा है बच्चों, कौन सा सेल हो जाएगा, सौर सेल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ध्यान में रखना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। और बच्चों जितने भी बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो क्लास को लाइक करते चलिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है, कांच उदाहरण है। बच्चा पार्टी इतना आसान सा सवाल एग्जाम में आ जाए तो छोड़ के नहीं आओगे ना। देखो कांच क्या होता है, कांच हमारा एमोर्फस सॉलिड यानी कि बेरवादार ठोस का एक एग्जांपल है बच्चों। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कांच या फिर क्वार्ट्ज ग्लास है, ये सब क्या होता है, ये हमारा अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि बेरवादार ठोस होता है। 7 नंबर सवाल है, AgBr बच्चा पार्टी यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड क्या प्रदर्शित करता है। सिल्वर ब्रोमाइड फ्रेंकल तथा शॉर्ट की दोनों दोष को प्रदर्शित करता है बच्चों, इसीलिए ए और बी दोनों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 का क्या लगा रहे हो बच्चों, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, एन गोलों वाले सीमित पैकिंग में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। यहां बच्चों समझने वाली बात यह है कि एक बार पूछा था चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरा बार पूछ दिया अष्टफलकीय रिक्ति, तो दोनों में बच्चा पार्टी तो कंफ्यूजन में पड़ गए। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछे, क्या पूछेगा, अगर आपसे पूछे कि अष्टफलक रिक्तियों की संख्या या फिर पूछे चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या, इतना ही तो पूछेगा ना बच्चों। देखो
अगर अष्टफलक रिक्तियों की संख्या पूछे तो वो हमारा होता है सीमित पैकिंग में कणों की संख्या। तो सीमित पैकिंग में कणों की संख्या कितना n दिया गया है। अगर अष्टफलक रिक्तियों की संख्या पूछे तो n हो जाएगा, लेकिन अगर चतुष्फलक रिक्ति के लिए बात हो बच्चा पार्टी तो वो होता है 2 इंटू सीमित पैकिंग में कणों की संख्या। तो सीमित पैकिंग में कितना है n है, तो 2 गुना n कर दो, बराबर में क्या होगा बच्चों 2 गुना n बराबर 2n हो जाएगा। देख लो अगर चतुष्फलकीय पूछे तो 2n होगा, अगर अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या पूछे तो n हो जाएगा। अब देखो बच्चों कौन सा करेक्ट हो जाएगा, चतुष्फलकीय वाला है 2n, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। याद रहेगा ना बच्चा पार्टी, इतना को तो याद रखना ही पड़ेगा। चलो 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 9 नंबर सवाल है धात्विक ठोस के लिए कौन सा कथन है जो सत्य है। धात्विक ठोस से क्या होते हैं बच्चों, ये विद्युतीय सुचालक होते हैं। धात्विक ठोस क्या होते हैं सर, विद्युत का सुचालक होते हैं। तो 9 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। देख रहे हो बच्चा पार्टी कितना आसान आसान सवाल है, बस याद करने की जरूरत है आपको। देखो सबसे अधिक घनत्व वाली क्रिस्टल संरचना कौन सी होती है, लगा दो बच्चा पार्टी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सबसे अधिक घनत्व वाली क्रिस्टल की संरचना वो होती है फेस सेंटर्ड में। कौन सा बच्चों, फेस सेंटर्ड यानी कि एफसीसी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बच्चों एक बार बता दो कि एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताओ एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या कितना होता है। तो आपका आंसर होगा सर 12 होता है। अगर परमाणु संख्या पूछे तो 4 होता है। इतना को तो याद रखोगे बच्चों। चलो 11 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 11 नंबर सवाल है विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक रहती है उसे क्या कहते हैं। देखो बच्चों जिसमें घुला रहे हैं और जिसे घुला रहे हैं, जिसे घुलाएंगे वो हमारा विलय होगा और जिसमें घुलाएंगे वो विलायक हो जाएगा। यानी कि बच्चों जिसकी मात्रा अधिक, जैसे कि हमारा चीनी और पानी का ले लो, तो चीनी घुल जाता है वो हमारा विलय हो गया, पानी क्या होगा विलायक होगा, अधिक मात्रा विलायक वाला हो जाएगा। यानी कि 11 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर कम वाला होता, कम पूछता तो हम लोग विलय लगाते बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 12 नंबर सवाल है मोललता का मात्रक क्या होता है। प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यानी कि बच्चों मोल पर केजी हो जाएगा, प्रति केजी है ना, मोल पर केजी। किस ऑप्शन में ये वाला दिया गया, मोल पर केजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 13 नंबर सवाल देखो 13 नंबर सवाल है विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है बच्चों, कण पे निर्भर करता है। और इसके लिए एग्जांपल हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। कितना हुआ बच्चों 4 होता है। ये सारा का सारा क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 14 नंबर सवाल आपके सामने है परासरणी दाब किस बात पर निर्भर करता है। परासरणी दाब निर्भर किस पर करेगा ये आपको बताना है बच्चों। ये विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। सही आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो बच्चों क्लास को लाइक करते चलना आप सब। देखो 15 नंबर सवाल है समुद्र जल को लवणहीन करने की विधि है। समुद्र जल को लवणहीन करने की एक ही विधि है, रिवर्स ऑस्मोसिस बच्चों, उल्टा परासरण। ऐसे पूछेगा समुद्री जल को किस विधि के द्वारा लवणहीन किया जाता, 2 नंबर में भी आ सकता है, आप लगाओगे समुद्री जल को उल्टा परासरण के द्वारा लवणहीन कर सकते हैं बच्चों। इतना तो याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल देखो बर्कले एवं हार्टले विधि का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। बर्कले एवं हार्टले विधि का जो उपयोग होता है बच्चों ये परासरणी दाब के मापन में होता है। किसके मापन में बच्चों, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल है परासरणी दाब, वही के मापन में। ओके बच्चों 16 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 17 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। 17 नंबर सवाल देखो बच्चा पार्टी क्वथनांक के उन्नयन का सूत्र क्या होता है। क्वथनांक का उन्नयन बच्चों कौन सा, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम फॉर्मूला है बच्चों। इतना को तो याद रखना ही पड़ेगा। डेल्टा टीबी बराबर, हमारे साथ बोल लो, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। बोल रहे हो ना बच्चा पार्टी, एकदम बोलते चलो, झूठ नहीं बोलना है। चलो आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल देखो 18 नंबर सवाल है राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट साहब के नियम के अनुसार विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है। तो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है बच्चों, पढ़े होगे ना आदर्श विलयन वाला। कौन सा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना।
राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। राउल्ट के नियम के अनुसार बच्चों विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अपवहन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ऐसे 2 नंबर में आपसे पूछेगा कि राउल्ट के नियम को लिखे, तो इतना लिख दोगे तो काम चल जाएगा बच्चों, उतना घबराने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, राउल्ट का नियम केवल उन विलयनों पर लागू होता जो क्या होता, आदर्श विलयन होते। ये सब तो सर आसान है, जो सभी तापों एवं दाबों पर ये राउल्ट के नियम का पालन करे वही हमारा आदर्श विलयन हो जाता है। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। अब बताओ हिमांक का अवनमन किसका अधिकतम होगा, K2SO4 का। कौन सा बच्चों, पोटेशियम सल्फेट का। 20 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लगा रहे हो ना बच्चा पार्टी आंसर। चलो 21 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर निम्नलिखित में कौन मुक्त होता है। कैथोड पर क्या होता है बच्चों, सोडियम मुक्त होता है, और एनोड पर क्लोरीन गैस। तो अगर एनोड होता तो क्लोरीन लगाते, अगर कैथोड पूछ दिया तो सोडियम 100% करेक्ट हो जाएगा। 21 का बी ऑप्शन सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखो, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन में कौन सा तत्व मुक्त रूप में प्राप्त होता है। तो मुक्त रूप में एक हमारा कैथोड पर अभी जस्ट हमने बताया सोडियम, और एनोड पर क्लोरीन यानी कि Na, और कौन सा Cl2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 22 का करेक्ट है ना बच्चों, याद रखना आप सब। चलो जी अगला नंबर सवाल का जवाब लगा दो। 23 नंबर सवाल है, फैराडे का द्वितीय नियम किसके अनुपात से संबंधित है। फैराडे साहब का प्रथम नियम बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, एम बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा जरूर पढ़ा होगा, एम बराबर होता है ZCT। ये तो प्रथम नियम है। अब पूछा गया द्वितीय नियम किसके अनुपात से संबंधित है। द्वितीय नियम संबंधित होता है रासायनिक तुल्यांक से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 24 नंबर सवाल है, विद्युत अपघटन में धारा किसके द्वारा प्रवाहित होती है। विद्युत अपघटन में पूछा गया बच्चों, जल्दी से बता दो। इलेक्ट्रोलाइसिस में जो होता है धारा प्रवाहित होती है वो आयनों के द्वारा होती है बच्चों, ऐसे याद रखना, आयनों के द्वारा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 25 नंबर सवाल है, 96,500 कूलम बराबर क्या होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम, और बराबर में क्या होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। पढ़े हो ना बच्चा पार्टी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। अब देख लो ये किससे मिलता जुलता है बच्चों, 1 फैराडे बराबर पूछता तो 96,500 कूलम, 96,500 कूलम बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन है बच्चा पार्टी। अब देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल देखो, मोलर चालकत्व की क्या इकाई है। मोलर चालकत्व है बच्चों, मोलर चालकत्व की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है। अब बोलोगे सर ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स किसका होता है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स जो होता है बच्चों ये विशिष्ट चालकत्व का होता है। याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ सकता है विशिष्ट चालकत्व की क्या इकाई होती है, तो आप लगाओगे सर वो हमारा होता है कौन सा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब बोलोगे सर ये किसकी इकाई है, तो ये इकाई है बच्चों, याद रखना ये इकाई है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। ये किसकी इकाई है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध की। अब ये भी किसकी है सर, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक पढ़े हो ना बच्चों, क्या होता है जी नोट बराबर क्या होता है आई बटा में ए होता है। यहां से करते हो तो देखो बच्चों एल बटा में ए होता है, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी होती है एल, तो यहां से सेंटीमीटर लिखो, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया, बचा कौन सा 1 बाय सेंटीमीटर, बराबर में से लिखते हैं वो सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि इससे मिलता जुलता है। ये हमारा सेल स्थिरांक के लिए हो जाता है बच्चों। इतना को याद रख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो आप लोग लगा के आओगे। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखो, 27 नंबर सवाल है, वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड क्या होता है। अब एनोड बताओ, वो भी वैद्युत अपघटनी सेल में, जल्दी से बताओ क्या होगा। 27 का करेक्ट आंसर धनात्मक होगा, लेकिन अगर विद्युत रासायनिक सेल होता तो उसमें एनोड ऋणात्मक होता है। देखो बच्चों समझो, समझने वाली बात है, अगर वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड पूछा तो धनात्मक लगाएंगे, अगर विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पूछा तो ऋणात्मक लगाएंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 28 नंबर सवाल है, किसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है उसका नाम होता है विद्युत रासायनिक सेल। क्या होता है बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल। और वैद्युत अपघटन सेल में ये रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 29 नंबर सवाल है, लेड संचायक सेल किस तरह का सेल है। जस्ट हमने पढ़ा था कि द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल
एग्जांपल कौन सा, लेड स्टोरेज बैटरी है, वही वाला बात हो गया। तो द्वितीयक से लगाएंगे तो करेक्ट हो जाएगा ना बच्चों, 29 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 30 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है मरकरी सेल का ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है। एक होता है मरकरी सेल, देखो बच्चों यहां से आएगा, मरकरी सेल का होता है 1.35 वोल्ट। अगर पूछे आपसे विद्युत वाहक ये शुष्क सेल का कितना होता है, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल पूछे तो 1.5 वोल्ट होता है बच्चों। ये हमारा शुष्क सेल है और ये मरकरी सेल का है, दोनों को याद रख लो। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल देखो, ये रहा। बच्चा पार्टी क्लास को एकदम एक बार में समझना है, 2 बार देखना है, लेकिन सारे प्रश्नों को याद करते चलना है बच्चा पार्टी। हमने ये प्रॉमिस किया है कि एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने नहीं देंगे, चाहे जितना भी हम लोगों को पढ़ना पड़े। देखो पूछा जा रहा है सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा क्या होती है। अतिरिक्त ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा क्या कहलाती है बच्चों, सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, याद रखोगे बच्चों। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल है, आर्हेनियस समीकरण में Ea क्या दर्शाता है। आर्हेनियस साहब का जो समीकरण पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है बच्चों, K बराबर AE, अब माइनस का जो होता है Ea बटा में RT वाला समीकरण पढ़े हो ना बच्चों, यही तो आर्हेनियस साहब का समीकरण है। ये Ea जो दर्शाता है बच्चों, ये सक्रियण ऊर्जा को दर्शाता है, किसको बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी को दर्शाता है। 32 का करेक्ट आंसर आपका हो गया सर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 33 नंबर सवाल है, जिस अभिक्रिया की अनुक्ता एक होती है उसे क्या कहा जाता है। जिस अभिक्रिया की अनुक्ता एक होती है उसे एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया की अनुक्ता 2 होती है उसे द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया की अनुक्ता 3 होगी उसे त्रिअणुक अभिक्रिया कहेंगे। बच्चा पार्टी आगे मत बढ़ना, क्योंकि अनुक्ता का अधिकतम मान 3 ही होता है, इसके अलावा नहीं होता है, इसीलिए एक है, एक अणुक अभिक्रिया हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो 34 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। पूछा जा रहा है वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को क्या कहते हैं। ये हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। बच्चों एक क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि सर वेग बराबर हमारा कितना दिया गया है, वेग बराबर ऐसे के और उसके बाद ए पर पावर कितना 2 देगा और ये हमारा बी पर पावर 1 दे देगा। अब बोलेगा इसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, तो इससे निकालेंगे ना बच्चों। देखो वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को, घात कितना 2 है 1 है, तो 2 + 1 कर लेंगे, बराबर में कितना होगा, अभिक्रिया की कोटि 3 हो जाएगी। बच्चों इसका घात देखना, एकदम निकाल लोगे, ऐसे यहां से भी प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, इसलिए जरूर याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल देखो, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए के की इकाई क्या होती है। देखो प्रथम के लिए पहले तो पूछेगा शून्य कोटि के लिए, तो शून्य के लिए क्या होता है, शून्य के लिए मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। प्रथम के लिए क्या होता है बच्चा पार्टी, सेकंड इनवर्स। द्वितीय के लिए क्या होता है बच्चों, ये सब याद रखने वाली चीजें हैं। द्वितीय के लिए होता है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। देख लो किससे मिल रहा है, द्वितीय कोटि के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा 35 का। ओके बच्चा पार्टी, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 36 नंबर सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, समय के साथ घटती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 37 नंबर सवाल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या होता है बच्चों, अर्ध आयु यानी कि टी हाफ लाइफ जो होता है बच्चों, वो क्या होता है 0.693 बाई के होता है। यही वाला तो हो जाता है ना बच्चों, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे 5 नंबर में बोलेगा हाफ लाइफ का मान जो है सिद्ध करे, तो सिद्ध तो करना पड़ेगा बच्चों, आपका 5 नंबर दे देगा, इसलिए इसको जरूर सिद्ध कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल देखो, 38 नंबर सवाल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर यह निर्भर नहीं करता है। याद रखोगे बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु निर्भर नहीं करता, प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर। हमारे साथ बोलते चलो बच्चों, एकदम पढ़ रहे हो तो लगे कि एकदम पढ़ रहे हैं, ऐसे दिखावे का नहीं पढ़ना बच्चा पार्टी, याद करते चलो, जितना हो सके याद करते चलना है। देखो 39 नंबर सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है टेम्परेचर से। किससे बच्चों, टेम्परेचर से। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लगा रहे हो ना बच्चा पार्टी ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल देखो, 40 नंबर सवाल है, अनार्द्र कैल्शियम क्लोराइड क्या है। देखो बच्चों आपसे पूछेगा अनार्द्र कैल्शियम क्लोराइड, या फिर पूछेगा P2O5, या फिर पूछेगा कली चूना, या फिर पूछेगा ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब
क्या होता है? अवशोषक होता है बच्चों। एक बार आया था कि सर P2O5 क्या है? अब बताओगे बच्चा पार्टी P2O5 क्या 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 होगा? अवशोषक हो जाएगा। यही तो होता है ना बच्चों। ये सब 3-4 ऐसे दे देगा, एकदम पूछेगा क्या होता है? अवशोषक होता है। जैसे देखो P2O5 आए, कली चूना आए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आए या फिर अनार्द्र कैल्शियम क्लोराइड आए, ये सब आएगा तो बच्चों अवशोषण लगा दोगे ना, अवशोषक लगाना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 41 नंबर सवाल है, भौतिक अधिशोषण प्रक्रिया कैसी अभिक्रिया है? भौतिक अधिशोषण बच्चों जल्दी से बताओ। उत्क्रमणीय बिल्कुल होती है सर, ये हमारा यही तो करेक्ट हो जाएगा। भौतिक अधिशोषण में जो मुक्त ऊर्जा होती है बच्चों, वो 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल होती है बच्चों, याद रखना 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल होती है। ये याद रखने वाली चीजें हैं, आप लोग याद रखोगे। ये उत्क्रमणीय होती है, ऊर्जा 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर सवाल देखो। रासायनिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। देखो भौतिक के लिए 20 से 40 हुआ, और ये जो होता है रासायनिक के लिए, यहाँ पे रासायनिक के लिए 40 से लेके 400 किलो जूल पर मोल होता है बच्चों। कितना होता है? 40 से लेके 400 किलो जूल पर मोल होता है। किस ऑप्शन में दिया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ हो रहा हो, उसे हम लोग सॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शोषण जिसे बोलते हो हिंदी में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्रव से नहीं कोलाइड है? द्रव से स्नेह करने वाला, प्रेम करने वाला बच्चों कौन सा गोंद हो जाएगा, जिसे अंग्रेजी में गम बोलते हैं। कभी कभी ऐसे गम लिख देता है, वो जिंदगी वाला गम नहीं है बच्चों, ये गोंद वाला गम है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल देखो, जानतब झिल्ली में छन जाने वाला विलयन क्या कहलाता है? जानतब झिल्ली में छन जाने वाला विलयन जो कहलाएगा वो समांगी विलयन होता है। कौन सा बच्चों? समांगी विलयन है। 45 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल का जवाब बताओ हमें। 46 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय कौन है? ठोस ठोस समुदाय कौन सा? संश्लेषित जेम एग्जांपल, ये पिछले क्लास में भी हमने बता चुका है, तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल देखो, उत्प्रेरण के सिद्धांत को समझने के लिए कितने सिद्धांत है? उत्प्रेरण के सिद्धांत को समझने के लिए पहला सिद्धांत होता है मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत, और दूसरा होता है अधिशोषण सिद्धांत। कितना हुआ? 2 ही तो हुआ ना बच्चों। राइट आंसर ए हो जाएगा, 47 का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम चीनी, यानी कि पहले तो बच्चों ये बताओ कि चीनी का सूत्र क्या होता है? चीनी या फिर सुक्रोज दोनों एक ही बात है, बताओ चीनी का सूत्र क्या होता है? तो बोलोगे सर C12 होता है, H22 होता है और O11 होता है। ये याद रख लो बच्चों, क्योंकि एग्जाम में पूछा है सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, आप लगाओगे C12 H22 O11। अब देखो निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है? उस एंजाइम का नाम क्या होगा? वो एंजाइम होता है इन्वर्टेज। कौन सा बच्चों? इन्वर्टेज। 48 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो 49 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 49 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम दूध को दही में परिवर्तित कर देता है? ये सबको पता होगा सर, वो लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिली होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 50 नंबर सवाल है, अमोनिया का संश्लेषण होता है। पहले तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है बच्चों? NH3 होता है। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, और NH3 का निर्माण हम लोग हैबर विधि से करते हैं। हैबर विधि से बच्चा पार्टी अमोनिया बनता है ना। करेक्ट आंसर 50 का क्या लगाए हो? जल्दी से बता दो। 50 नंबर सवाल का जवाब आप लोग क्या लगाओगे? अमोनिया का निर्माण हम लोग हैबर विधि से करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर सल्फ्यूरिक एसिड बनता तो संपर्क विधि से, ये नाइट्रिक अम्ल तैयार करते हैं ओस्टवाल्ड विधि से, डीकन विधि से क्लोरीन गैस ये तैयार करते हैं बच्चों। डीकन विधि से क्या? क्लोरीन गैस तैयार करते हैं। तो ये सब आपको पता होगा। अभी का तो करेक्ट आंसर कौन सा? अमोनिया हैबर विधि से बनता है बच्चों। ओके जी, 50 नंबर सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 51 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, सिलिका जेल किस प्रक्रिया के द्वारा जल वाष्प को सोखता है? सिलिका जेल बच्चों बता दो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अधिशोषण के द्वारा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? 51 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 52 नंबर सवाल है, अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषण सर उष्माक्षेपी बिल्कुल है, सतही घटना। हाँ
अधिशोषण बच्चों ये सतह पर होने वाली घटना, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट हमारा लग रहा है, ऑप्शन सी लगा लेंगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 53 नंबर सवाल। देखो सिनेबार कौन सा है बच्चा पार्टी, इतना आसान सा सवाल है कि आप लोग देखते ही एकदम नजर पड़ गया होगा। सर सिनेबार हम लोग HGS को कहते हैं, इसे गैलेना कहते हैं। सर इसे क्या कहते हैं, इसे गैलेना कहते हैं। और ये तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सब नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 54 नंबर सवाल। देखो हॉर्न सिल्वर का सूत्र क्या होगा। अब हार्न सिल्वर आपसे पूछ दिया तो क्या लगाओगे 54 का करेक्ट आंसर। देखो Ag2S को अगर देख रहे हो आप लोग तो गलत कर रहे हो, क्योंकि इसका नाम सिल्वर ग्लांस होता है, तो ये तो नहीं होगा। AgCl हाँ ये वाला हो जाएगा, क्योंकि AgBr तो सिल्वर ब्रोमाइड है। यहाँ पे हॉर्न सिल्वर है हमारा कौन सा, ये AgCl कहलाता है बच्चों, हॉर्न सिल्वर याद रहेगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है 55 नंबर सवाल है। देखो बच्चा पार्टी वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है। फायदेमंद वाला तो अयस्क ही होगा ना बच्चों। 55 का क्या लगा रहे हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 56 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है। देखो पहले जिसके लास्ट में सल्फर हो PbS लिखो, PbS उसके बाद होगा ZnS, ZnS हमें तो लगता है ये भी सल्फाइड अयस्क, ये भी सल्फाइड अयस्क, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट, आंसर सी हो जाएगा बच्चों। 56 का क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 57 नंबर सवाल। देखो बॉक्साइट एक अयस्क है, बॉक्साइट वाला एल्यूमिनियम का ही तो अयस्क है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। जैसे जिंक का जिंकाइट हुआ, ये सब होता है, कॉपर का कॉपर पायराइट हुआ, लोहे का कौन सा हेमेटाइट हुआ, सिडेराइट, ये सब होता है। 58 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी धातु कार्बन द्वारा अवकरण से प्राप्त नहीं की जा सकती है। कौन सा धातु है बच्चों जो कार्बन के द्वारा अवकरण से प्राप्त नहीं की जा सकती है, उसका नाम होता है एल्यूमिनियम। कौन सा बच्चों, एल्यूमिनियम, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब 59 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने प्रश्न आया है कि थर्मिट विधि में अवकारक के रूप में किसका उपयोग होता है। थर्मिट विधि में अवकारक के रूप में किसका उपयोग होता है, तो इसका भी आंसर आप लगाओगे सर एल्यूमिनियम का ही तो यूज होता है ना, सही आंसर बी हो जाएगा। एकदम क्लियर है ना बच्चा पार्टी। चलो क्लास को एक बार लाइक कर देना सारे बच्चे, जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो। बच्चा पार्टी डेली क्लास का टाइम हमने बता चुका है, शाम के 6 बजे है और शाम के 8 बजे 2 क्लास होता है, एकदम धमाकेदार क्लास होता है। चलो आगे बढ़ते हैं 60 नंबर सवाल। देखो मैग्नेटाइट क्या है, मैग्नेटाइट कौन सा होगा ये बताओ, जल्दी से बता दो। Fe2O3 क्या होता है पहले ये बता दो। Fe2O3 हमारा क्या है सर, ये हेमेटाइट होता है। क्या होता है यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, याद रखना ये हेमेटाइट है, तो सर ये तो हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटाइट पूछा है। अब बी वाला की तरफ बढ़ते हैं। सर Fe3O4 क्या होता है, Fe3O4 होता है मैग्नेटाइट, जो कि हमसे पूछा है तो यही हो जाएगा। अब बोलोगे सर FeCO3 क्या होता है, तो FeCO3 हमारा क्या होता है, सीडेराइट होता है, सीडेराइट हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों ये तो सीडेराइट, ये भी हो गया। अब CuFeS2 क्या होता है बच्चों, ये हमारा होता है कॉपर पायराइट, ये भी याद रखना बच्चों, कॉपर पायराइट हो गया। अब देखो हमसे मैग्नेटाइट पूछा तो बी वाला ऑप्शन लगा सकते हैं क्या बच्चों, ये सारे ये फॉर्मूला जो दिया गया बच्चों, सीडेराइट का क्या होता है FeCO3, हमारे साथ बोलो बच्चों, सीडेराइट क्या होता है FeCO3, हेमेटाइट क्या होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट क्या होता है Fe3O4 और कॉपर पायराइट CuFeS2, याद रहेगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं 61 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। 61 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। प्लेटिनम आएगा, सोना आएगा, यही सब तो होता है ना बच्चों, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 61 का। एकदम क्लियर है बच्चों। चलो 62 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, निक्षालन द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है। निक्षालन के द्वारा अयस्क का कंसंट्रेशन किया जाता है बच्चों, क्या किया जाता है सर, सांद्रण किया जाता है। 62 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 63 नंबर सवाल। देखो निम्नलिखित में किसमें धातु और उसके अयस्क का मेल नहीं है। अब अयस्क में देखो कॉपर, कॉपर पायराइट मिलता जुलता है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कॉपर जो है, ये कॉपर पायराइट जो है कॉपर का ही अयस्क है। कैलेमाइन भी जिंक का अयस्क है, ये भी मेल है। देखो लेड कार्नेलाइट, ये कार्नेलाइट लेड का कैसे हो सकता है बच्चों, यानी कि Pb कहां पर है, Pb बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा। कार्नेलाइट ये जो होता है ये मैग्नीशियम का होता है, ये मैग्नीशियम, यानी कि लेड और मैग्नीशियम दोनों अलग अलग है ना बच्चों, यानी कि ये मेल नहीं खाता है। अब देखो लेड गैलेना, हाँ देखो लेड यानी कि Pb और गैलेना PbS होता है, यानी
किए तो इसका अयस्क होता है, लेकिन ये लेड और कार्नेलाइट ये मैच नहीं होता है। सही आंसर सी लगा, और यहाँ पे है मेल नहीं है, तो यही वाला करेक्ट लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 64 नंबर सवाल है, रक्त पर आवेश पाया जाता है। रक्त, रॉ से रक्त लगा लो और रॉ से ऋणात्मक याद रख लो, एकदम दिमाग में फिट कर लो बच्चा पार्टी, यही होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो। पूछा जा रहा है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? नीला थोथा बच्चा पार्टी बता दो कौन सा होगा? CuSO4 इंटू 5H2O। नीला थोथा CuSO4 इंटू 5H2O। ओके चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल है, अस्थिराख मुख्यतः क्या होता है? अस्थिराख बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का सवाल है, बताओ कौन सा होगा? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अस्थिराख क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट है। 66 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 67 नंबर सवाल की ओर। हमारे सामने प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में कौन हवा में ऑक्सीकृत नहीं होता? कौन सा है जो हवा में ऑक्सीकृत नहीं होता? कौन सा ऐसा फास्फोरस है बच्चों? जल्दी से बताओ। 67 नंबर सवाल का जवाब बहुत अच्छा आप लगा रहे हो सर, बैगनी फास्फोरस होता है। ऐसे अगर पूछे बच्चों बैगनी फास्फोरस का घनत्व कितना होता है, घनत्व भी पूछ देगा तो कितना होता है जल्दी से बता दो। 2.34 होता है सर। कितना होता है? 2.34 होता है। अब इसका कुछ और भी पूछ सकता है बच्चा पार्टी, क्या पूछेगा? द्रवणांक भी पूछेगा बच्चों, याद रखना। अगर पूछे कि बैगनी फास्फोरस का द्रवणांक कितना होता है तो क्या लगाओगे? आप बोलोगे सर 865.5 केल्विन होता है, ये याद रखना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 68 नंबर सवाल है, अमोनिया का सूत्र क्या होगा? एकदम बच्चा पार्टी सबको पता होगा सर अमोनिया का क्या होता है, लेकिन पता है क्या, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। NH3 होता है। अच्छा बताओ 1 डिग्री एमीन का सूत्र क्या होता है? जल्दी से बताओ, किसी को पता हो तो बताओ। 1 डिग्री एमीन का सर NH2 ही तो होता है ना, सबको पता है। ओके जी, ये तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ये 1 डिग्री एमीन है, और ये हमारा नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल देखो, पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा कितनी है? पिटवा लोहा में कार्बन की कितनी मात्रा होती है बच्चों? जल्दी से बताओ। 69 नंबर सवाल का जवाब, और आप लगा रहे हो सर वो होता है 0.12% से लेके 0.25% के बीच होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये 2% से 5% किसका होता है? ये हो जाता है किसका बच्चा पार्टी? फटाफट से बताओ, जल्दी से बता दो। ये हो जाता है हमारा ढलवा लोहा वाला। ढलवा लोहा वाला पढ़े हो ना बच्चों, एक होता है पिटवा लोहा और दूसरा होता है ढलवा लोहा। ये होता है ढलवा लोहा का, याद रखना। ये किसका है बच्चों? याद रख लो, ये है ढलवा लोहा। क्या है? ढलवा लोहा नहीं होता, इस पे होता है। ये ढलवा के लिए हो गया, और ये किसके लिए होता है? ये इस्पात के लिए हो गया बच्चा पार्टी। किसके लिए है? ये इस्पात के लिए है, ये भी याद रख सकते हो। चलो अब अगला नंबर सवाल, और आज के क्लास का लास्ट सवाल है 70 नंबर सवाल, फ्रियोन का सूत्र क्या है? फ्रियोन यानी कि इसे क्या कहते हैं बच्चों पता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। फ्रियोन पूछे या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन पूछे बच्चों, बात एक ही है, जिसका होता है CCl2F2 होता है। देख लो किस ऑप्शन से मिल रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर सवाल का जवाब अगर ए लगा रहे हो तो करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो बच्चा पार्टी आज का क्लास आपको कैसा लगा? सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा। बच्चा पार्टी कमेंट करते हो तो बहुत मजा आ जाता है, इसलिए सारे बच्चे कमेंट करिएगा। ओके जी, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे है। ओके जी, ज्वाइन करिएगा क्लास को। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं फिर।